कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आर्या और आहान मीटिंग में पहुंचे। आर्या मित्तल के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। आहान आर्या के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। अनिकेत फाइल पढ़ रहा था। मित्तल आर्या के अंदर आने के बाद ही उसे घूर रहा था। मित्तल शेयर होल्डर्स में से एक था। वो राणा साहब के सामने तो चुप रहता था, मगर जब से राणा साहब पॉलिटिक्स में जाने की सोच रहे थे और अनिकेत, आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ सब संभालने लगे थे, तब से वो अपनी मन मर्जी करने लगा था। क्योंकि वो राणा साहब की ही उम्र का था, इसलिए अनिकेत उसकी इज्जत करता था और कुछ नहीं कहता था। कुछ शेयर होल्डर्स भी उसकी देखा देखी में मन मर्जी पर उतर आए थे। आर्या का व्यवहार उन्हें कचोटता था, क्योंकि आर्या सीधा जवाब दे देती थी। बलवीर भी शेयर होल्डर्स में एक था। सिर्फ एक वही था जिससे आर्या अच्छे से पेश आती थी। हालांकि उसे कोई चिढ़ नहीं थी किसी से, मगर उन लोगों की अपनी मन मर्जी करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। आहान ने मित्तल को घूरते हुए देखा तो उसने हल्के से आर्या से कहा, वो मित्तल है ना? आर्या ने हाँ में से मिला दिया। आहान ने कहा, वो तुम्हें इस तरह से घूर रहा है कि बस चले तो तुम्हें भून कर खा जाए। आर्या ने मित्तल की तरफ देखते हुए कहा, मित्तल और हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है, क्या कर सकते हैं। बाबा ने रोका नहीं होता तो इन सबको गंगा में बहा चुकी होती मैं। आहान ने कहा, तुम बात बात पर मारने की बातें क्यों करने लग जाती हो? आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मुझे लोगों को मारना पसंद है। आई लव टू किल द पीपल, इट्स माई हॉबी। आहान ने एक गहरी सांस ली और फिर अपना सिर हिला दिया। आहान ने एक फाइल आर्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह आज की मीटिंग के कुछ पॉइंट है, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। आर्या ने वापस फाइल खिसकाते हुए कहा, नहीं चाहिए, आई कैन हैंडल इट। आहान ने मन ही मन सोचा, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी है तो मैं कर क्या सकता हूँ। आर्य ने उसकी तरफ देखा और फिर मन में कहा, कुल्हाड़ी तो चलेगी पर मेरे पैर पर नहीं, मित्तल के इरादों पर। आहान ने उसकी तरफ देखा और फिर वो मुस्कुरा दिया। अनिकेत ने फाइल बंद की और कहा, सब पहुंच चुके हैं तो मेरे ख्याल से हमें मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मित्तल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जब छोटे राणा साहब आ चुके हैं तो मीटिंग तो शुरू ही कर देनी चाहिए। इतना कहकर उसने आर्या की तरफ देखा। आर्या ने एक नकली मुस्कुराहट दी थी। अनिकेत ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, मित्तल साहब, आपके कहने पर हमने पिछली मीटिंग को प्रीपोन किया था, वरना आर्या तो मीटिंग अटेंड करने वाली थी। मित्तल ने कहा, तुम्हारे रहते भी कई बार हमने मीटिंग को रीशेड्यूल किया है, पर तुम तो कभी अब्सेंट नहीं हुए। हाँ, मगर छोटे राणा साहब तो हर मीटिंग अटेंड न करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। आर्य ने अपने दोनों हाथों को टेबल पर टिकाते हुए कहा, मित्तल साहब, आपको पहले बताना चाहिए था ना कि आप मुझे मीटिंग में इतना मिस करते हैं। सच में, अगर मुझे पता होता तो मैं कैसे भी करके मीटिंग अटेंड करती। ना चाहते हुए भी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मित्तल ने चिढ़ते हुए कहा, बेकार की बातें मत करो। तुम, वरिष्ठ और वशिष्ठ, तुम तीनों की वजह से कंपनी की रेपुटेशन वैसे भी खराब होने की कगार पर है। कंपनी के प्रोजेक्ट पर लोग पैसे लगाने से हिचकिचा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें सरकार ठाकुर का दिया हुआ ऑफर मान लेना चाहिए। एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस में मर्ज कर दिया जाएगा तो फायदा दोनों का होगा। हम कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं और वो लोग रॉ मटेरियल का। वैसे भी वो हमें स्पेशल डिस्काउंट देने के लिए तैयार है और राणा साहब और सरकार एक दूसरे को जानते हैं भाई कई सालों से। अनिकेत ने कहा, मैं आपकी बात मानता हूँ मित्तल साहब, पर जिन कंपनी से हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, हमारे इंजीनियर और मजदूर उसी मटेरियल को वेस्ट बनाते हैं। उनकी ओपिनियन में, मित्तल ने अनिकेत को टोकते हुए कहा, अरे कंपनी के मालिक तुम हो या वो इंजीनियर, और दूसरों का क्या है? उन्हें जो भी मटेरियल दोगे वो एडजस्ट कर ही लेंगे। हमें भी अपना फायदा देखना चाहिए भाई। रॉ मटेरियल फिलहाल हम पुणे से मंगवा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा पड़ रहा है? पिछले साल भी होटल बनाने में कितना टाइम लग गया था। सरकार की कंपनी मुंबई में ही है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम और टाइम भी बचेगा। इतना कहकर मित्तल ने आर्या की तरफ देखा। कुछ होल्डर मित्तल की बात पर हमें सिर हिलाने लगे। बलवीर ने अनिकेत की तरफ देखा। अनिकेत ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं आपके सारे पॉइंट रिकंसीडर करूंगा और राणा साहब के सामने रखूंगा।
फिर जो भी फैसला उनका होगा। मित्तल ने कहा, अरे फैसला क्या करना है, यहीं पर वोट ले लो सबके, फिर फैसला हो जाएगा। अनिकेत ने कुछ कहना चाहा कि तभी आर्य ने कहा, बिल्कुल दादा, मित्तल साहब सही कह रहे हैं, फैसला तो होना ही चाहिए। इसी मीटिंग में कब तक टालते रहेंगे। आहान ने आर्या की तरफ देखा और मन में कहा, तुम्हें कुछ पता नहीं है, फाइल को तुमने एक बार भी नहीं देखा और मित्तल से पंगे ले रही हो, खुद तो मरोगी, मुझे भी पहले ही दिन मरवाओगी। आर्य ने उसकी तरफ देखा और फिर मन में जवाब दिया, पंगे लेना बिजनेस का पहला वसूल होता है, मिस्टर हार्वर्ड ग्रेजुएट। इतना कहकर वो मित्तल की तरफ मुड़ी और उसने कहा, मित्तल साहब, शायद आपकी बातें सही भी है, पर शायद आप एक बात भूल रहे हैं। हमारी कंपनी के लोगों के ठीक नीचे एक लाइन लिखी गई है, वेस्ट ऑन ट्रस्ट, और ये लाइन दिखाने के लिए नहीं लिखी गई है, आपको भी पता है। मित्तल ने उसे घूरा और फिर कहा, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा। आर्य ने कहा, मतलब बिल्कुल साफ है मित्तल साहब, भरोसा नाम की भी कोई चीज़ है। कंपनी का मटेरियल हम इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं, उस कंपनी पर कई सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज भरोसा करती हैं। हमारे अलावा उस कंपनी के कस्टमर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। रही बात ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो एसआर सिक्योरिटी के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से होता है, और इंजीनियर की ओपिनियन इसलिए मैटर करती है क्योंकि वो जानते हैं कि बिल्डिंग में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करने से वो ज़्यादा टाइम टिकेगी। सरकार की कंपनी की बात करें तो लास्ट ईयर 2 कंपनीज ने अपना कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ ख़त्म कर दिया। उनके सीमेंट की क्वालिटी सिर्फ 35 ठीक पाई गई थी। उनकी 3 बिल्डिंग अंडर इंस्ट्रक्शन थी, जब वो गिर गई थी उनमें मटेरियल सरकार की कंपनी की तरफ से ही गया था। आहान ने सारे फैक्ट सुनकर फाइल खोल ली, उसमें कहीं भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसने एकदम से लैपटॉप खोला और सर्च किया। आर्या के सारे फैक्ट सही थे। आर्या ने आगे कहा, हमारी कंपनी की बात करें तो हमारे शेयर लास्ट ईयर 60% के एबव गए थे, वहीं सरकार की कंपनी के शेयर 21% से डिक्रीज हुए थे। और जिस होटल की बात करें तो आप ही थे जिन्होंने कहा था कि लेबर घटानी चाहिए। इंजीनियर ने कहा था कि उसे 1200 मजदूर चाहिए, पर आपने खर्च बचाने के लिए सिर्फ 1000 मजदूर भेजे। इस वजह से होटल 3 दिन लेट बाद पास हुआ था। इसमें कंपनी के रॉ मटेरियल का कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारी बनाई हुई बिल्डिंग का सेलिंग रेट 72% चल रहा है, जो कि बाकी की कंपनी से कहीं ज़्यादा है। फिर हम किसी और कंपनी में खुद की कंपनी को क्यों मर्ज करें। आहान ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। आर्या ने एक बार भी फाइल नहीं देखी थी और ना ही कार में उसकी कोई बात आराम से सुनी थी। आहान को सत्येंद्र की बात याद आ गई। आर्या लड़की है तो कमज़ोर समझने की भूल मत करना। चारों भाई बहनों में सबसे खतरनाक दिमाग उसी का है। उसे हराना इतना आसान नहीं है। अगर राणा फैमिली को बर्बाद करना है तो सबसे पहले आर्या का भरोसा जीतना होगा तुम्हें। अनिकेत मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि आर्या मीटिंग संभाल लेगी, इसलिए उसने आर्या को बुलाया था। आर्या ने मित्तल की तरफ देखा। मित्तल के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। आर्या ने कहा, अब भी आप सबको लगता है कि सरकार की कंपनी के साथ कोई डील होनी चाहिए। मित्तल को छोड़कर बाकी सबने नामे सिर हिला दिया। वोटिंग में डील ना होने को कंफर्म कर दिया गया। मीटिंग खत्म हुई और मित्तल आर्या को घूरते हुए निकल गया। आर्या भी मीटिंग रूम से निकल गई। आहान भी उसके पीछे चल दिया। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम कहाँ आ रहे हो। आहान ने कहा, जहाँ तुम जा रही हो। आर्या ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं जिम जा रही हूँ, तुम्हें आना है। आहान ने कहा, इस वक्त जिम? कहाँ है तुम्हारी जिम। आर्या ने कहा, ऊपर के फ्लोर पर एसआर सिक्योरिटी के ऑफिस में। खुश, अब जाओ, अब काम करो जाकर अपना। आहान ने कहा, मेरा काम तुम्हारा पीछा करना है। आर्य ने कहा, यार हद है तुम्हारी, तुम तो बेताल बनकर पीठ पर बैठ गए हो। आहान ने कहा, कहावत सिर पर चढ़कर बैठने की होती है। आर्य ने कहा, पर बेताल विक्रम की पीठ पर बैठता था, पिगी बैक राइट। आहान ने कहा, तुमसे बहस करना बेकार है। आर्य ने कहा, तो किसने कहा तुम बहस करो। आहान कुछ कहता इससे पहले कि अनिकेत वहां आया और उसने कहा, शाबाश मेरे गुंडे, मुझे पता था कि मित्तल का मुंह तू ही बंद कर सकती है। आर्य ने कहा, आप क्या उनके सामने हाँ जी ना जी करते रहते हो, जरा थोड़ी अकड़ दिखाओ। अनिकेत मुस्कुरा दिया। फिर उसने कहा, अच्छा शाम को कहीं जाना मत, एक पार्टी है, हमें वहां जाना है। आर्य ने कुछ कहना चाहा कि तभी अनिकेत ने कहा, आई नो यू हेट पार्टी बट इट्स इम्पॉर्टेंट है। बाबा साहब ने कहा है कि मैं तुम्हें लेकर आऊं। वरिष्ठ और वशिष्ठ भी साइड से सीधे वहीं आ जाएंगे। ओके, अभी मैं चलता हूँ।
इतना कहकर वो जाने लगा तो आर्या ने कहा, अरे इस अहान को भी ले जाओ, ये मेरा जिम जाते भी पीछा करेगा। अनिकेत जाते हुए पीछे मुड़ा और उसने कहा, बाबा साहब का ऑर्डर है, आई कांट डू एनीथिंग। इतना कहकर अनिकेत ने आंख मारी और चला गया। अहान ने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, चले विक्रम जी। आर्या ने कहा, कहो तो पिगी बैक राइड चाहिए आपको बेताल जी। आहान ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। आर्या चिढ़कर आगे बढ़ गई। आहान भी उसके पीछे हो लिया। ऐसा सिक्योरिटी का ऑफिस और भी ज़्यादा बड़ा और बढ़िया था। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वाइट शर्ट और ब्लैक सूट पहनकर घूम रहे थे। लड़कों के साथ वहाँ लड़कियाँ भी थी। एक कमरे में नए सिक्योरिटी बैच को ट्रेन किया जा रहा था। आर्या जिम पहुंच गई। वहाँ लड़के लड़कियां एक्सरसाइज कर रहे थे। आर्या ने सबको एक हल्का सा सैल्यूट किया और लॉकर से बैग निकालकर चेंजिंग रूम में चली गई। आहान वहीं खड़ा रहा। तभी एक ट्रेनर ने आके कहा, तुम नए बैच में हो? आहान ने उसे देखा और फिर कहा, नहीं, मैं आर्या के साथ हूँ, उसका असिस्टेंट। ट्रेनर ने कहा, ओ तो तुम एसआर कंस्ट्रक्शन में हो, दैट्स कूल, पर तुम असिस्टेंट टाइप लगते नहीं हो। आहान ने उसे देखा तो ट्रेनर ने कहा, यू हैव आ वेरी रफ बॉडी, जैसे किसी माफिया क्रिमिनल की होती है। आहान चौंक उठा। फिर उसने कहा, मैं पहले जिम जाता था तो शायद। कहते हुए आहान रुक गया। सामने से आर्या आ रही थी। आर्या ने ब्लैक कलर की ट्रैक पैंट के साथ क्रॉप ऑलिव ग्रीन टी शर्ट पहनी हुई थी। उसकी टी शर्ट की बाजू उसने कोहनी तक की थी तो उसका बब्बर शेर का टैटू साफ दिख रहा था। वो एनर्जी ड्रिंक पी रही थी और उसके एब्स साफ दिखाई दे रहे थे। आहान ने हैरानी से कहा, सी हैव एब्स? ट्रेनर ने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, सी लव्स एब्स, तभी इसने सिक्स पैक एब्स बना रखे। सी इज़ अ ब्लैक बेल्ट इन मार्शल आर्ट, तो उसके लिए मेंटेन करना काफ़ी इजी है। आर्या ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने और दूसरे ट्रेनर के साथ प्रैक्टिस करने लगी। आहान ने आर्या को देखते हुए सोचा, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि शिकारी खुद शिकार हो जाएगा। नो नो आहान, नो, वेकअप, वो राणा साहब की बेटी है। तेरा जो काम है उस पे ध्यान दे। इतना सोचकर उसने सिर झटका और दूसरी तरफ देखने लगा। शाम को आहान और आर्या पार्टी में पहुंचे। अनिकेत राणा साहब के साथ था। आर्या ने वरिष्ठ और वशिष्ठ को देखा और उनके पास चली गई। आहान भी वहीं चला गया। वरिष्ठ ने उसे देखा और फिर कहा, क्या बात है बहना, सुना है मीटिंग में तूने मित्तल का धुआं निकाल दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वशिष्ठ ने आहान की तरफ देखा और कहा, लगता है हार्वर्ड वालों का असर पड़ गया है तुझ पे। आर्य ने मुंह बनाकर कहा, हो गया तुम दोनों का? चिल्लर ले लोगे कि नोट निकालूं? वरिष्ठ ने कहा, क्यों सड़ रही है, क्या हो गया? आर्य ने कहा, जिस खानदान की ये पार्टी है उस खानदान से मुझे नफरत है। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, कौन सा खानदान है? वरिष्ठ ने हैरानी से उसे देखा और कहा, तुम इस खानदान को नहीं जानते? तुम राठौड़ फैमिली को नहीं जानते? आहान ने सिर हिलाया तो वशिष्ठ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन से ग्रह के प्राणी हो भैया? आर्या और वरिष्ठ हंस पड़े। वशिष्ठ ने कहा, ये राठौड़ खानदान है। इस खानदान के सारे लोग पुलिस में हैं या फिर उसी फील्ड में हैं। वरिष्ठ ने कहा, आजी सत्यपाल राठौड़, उनके तीन बेटे हैं। पहला बेटा डीएसपी प्रथम राठौड़, दूसरा बेटा आदिविक राठौड़, एक फेमस क्रिमिनल लॉयर है हाई कोर्ट में। तीसरा बेटा अभो सिम्हा राठौड़ भी पुलिस में है और उसकी ट्रेनिंग अभी चल रही है। ये सब के सब पुलिस और क्रिमिनल के अगेंस्ट वाली फील्ड में है। आहा ने कहा, मैंने क्यों नहीं सुना इनके बारे में? वरिष्ठ ने कंधे हिला दिए। आर्य ने कहा, इसलिए कहते हैं कि किताबों के बाहर भी दुनिया होती है, वो भी कभी कभी देखनी चाहिए। आर्या कही रही थी कि पीछे से आवाज आई, आर्या। वो सब पीछे घूमे तो अधिराज खड़ा था। उसे देखकर आर्या ने चिढ़कर सिर हिला दिया। अधिराज ने कहा, आर्या, तो हमारी मुलाकात फिर हो ही गई। मुझे बहुत बुरा लगा था जब तुम सुबह बिना कुछ कहे चली गई थी। वरिष्ठ ने आर्या की तरफ देखा जबकि आहान अधिराज को देख रहा था। आर्या ने कहा, अधिराज, तुम यहाँ खुद से जाओगे या फिर मुझे तुम्हारा मुंह तोड़ना पड़ेगा? अधिराज ने मुस्कुराकर कहा, यार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे? आर्या ने कहा, तुम्हारा चेहरा मुझे पसंद नहीं है। आई हेट योर फेस। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक आहान की नज़र सामने वाली बिल्डिंग पर गई। वो चौंक उठा। उसने एकदम से आर्या को पकड़ा और उसे घुमाकर अपने बाहों के घेरे में ले लिया। आर्या ने उसे हैरानी से देखा और इससे पहले वो कुछ कहती, एक जोरदार धमाका हुआ और आहान की बॉडी कांप उठी। आर्या के हाथ आहान के पेट पर थे। उसे अपने हाथों पर गर्म महसूस हुआ। उसने अपने हाथ को आगे किया तो वो खून देखकर चौंक गई। आहान ने उसकी तरफ देखा।
और उसने आहान की तरफ। आहान की आंखें बंद हुई और वो आर्या को लेकर नीचे गिर गया। आहान को एकदम से हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद राणा फैमिली इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी हो गई। आहान के कंधे कंधे में गोली लगी थी। आर्या दीवार पर सिर टिकाकर खड़ी हो गई। उसकी टी शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। उसके हाथों और गले पर खून सूख चुका था। उसकी आंखें भीग गई थी। उसे याद आ रहा था जब आहान ने उसे अपनी बाहों के घेरे में पकड़कर एकदम घुमा दिया था और जोरदार धमाके के साथ गोली उसके कंधे में घुस गई थी। वो उसे लेकर नीचे गिर गया था। आर्या ने उठकर आहान को देखा था तो वो बेहोश हो चुका था। राणा साहब ने अनिकेत से कहा, गोली चलाने वाले का कुछ पता नहीं चला? ऐसे कैसे हो सकता है? अनिकेत ने कहा, बाबा साहब, आज ही राठौड़ का कहना है कि गोली अंडर इंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से चली है। शूटर ने एक ज़्यादा रेंज वाली गन यूज़ की है। जब तक पुलिस वाले वहां पहुंचते तब तक शूटर वहां से निकल चुका था। राणा साहब ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, सत्येंद्र को फ़ोन किया तुमने? अनिकेत ने कहा, जी बाबा साहब, पर उनकी बेटी प्रेग्नेंट है और दामाद उनके फॉरेन में है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम सब कुछ संभाल लें। राणा साहब ने कहा, यह भी ठीक है, आखिर हम भी तो आहान की फैमिली हैं। अनिकेत ने कहा, पर बाबा साहब। अनिकेत के कहने पर राणा साहब ने उसकी तरफ देखा तो अनिकेत ने कहा, गोली का असली टारगेट आर्या थी। राणा साहब ने आर्या की तरफ देखा जो दीवार पर सिर टिकाकर आंखें बंद करके खड़ी थी। राणा साहब ने कहा, पता है मुझे, इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। आज तो आहान बीच में आ गया, मगर अनिकेत ने कहा, बाबा साहब, हमें और ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। आप तो आर्या को जानते हैं, उसके दिल में कोई डर नहीं है, मौत का भी नहीं। राणा साहब ने कहा, जिस इंसान ने मौत को बिल्कुल करीब से देखा हो उसे मौत का डर नहीं रहता है। वरिष्ठ और वशिष्ठ आर्या के अगल बगल में खड़े हो गए। आर्या ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं उसे एक बिन बुलाए मेहमान समझ रही थी, बट ही सेव्ड मी। वरिष्ठ ने कहा, आई होप कि वो ठीक हो जाए जल्दी से। आई एम फीलिंग गिल्टी, डोंट नो वाई। वशिष्ठ ने कहा, आर्या, गोली तुम पर चली थी, कोई तुम्हें मारना चाहता था? आर्या ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई मुझे मारना नहीं चाहता था, बस घायल करना चाहता था। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने आर्या की तरफ देखा। आर्या ने कहा, गोली आहान के कंधे पर लगी। जिस बिल्डिंग से गोली चली वहां से पार्टी ठीक ठाक दूर थी, यानी कि गोली चलाने वाला कोई प्रो शूटर था। आहान घूमा और गोली आहान के कंधे में लगी। इसका मतलब आर्या ने अपने कंधे की तरफ देखा और फिर कहा, गोली मेरे कंधे को छू कर निकल जाती, पर क्योंकि आहान मुझसे लंबा है इसलिए गोली उसके कंधे में लग गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, इस सिचुएशन में भी तेरा दिमाग इतना चल रहा है? वशिष्ठ ने कहा, पर तुझे कोई घायल क्यों करना चाहेगा? मतलब क्या फायदा है कि तू घायल हो जाए? आर्य ने कहा, शायद कोई चेतावनी या फिर कुछ और। वरिष्ठ ने कहा, ये बात बाबा साहब और अनिकेत दादा को बतानी पड़ेगी। इतना कहकर वो जाने लगा कि तभी आर्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रुक यहीं पर, किसी से कुछ नहीं कहेगा तू। वरिष्ठ ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्यों? पर आर्य ने कहा, इस वक्त किसी से कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा। इस मैटर में बाबा साहब हमें इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, इसलिए हमें जो भी करना होगा सीक्रेटली करना होगा। तभी डॉक्टर बाहर आए तो सब लोग डॉक्टर के पास खड़े हो गए। राणा साहब ने कहा, डॉक्टर, कैसा है हमारा बच्चा? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, फिक्र ना करें राणा साहब, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, गोली हमने निकाल दी है, अब वो खतरे से बाहर है। सुनकर सबने राहत की सांस ली। वरिष्ठ ने कहा, डॉक्टर, हम उसे कब मिल सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, फिलहाल तो हम उसे अभी ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, कल सुबह हम उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, दोपहर तक उसे होश आ जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। अनिकेत ने कहा, बाबा साहब, आप घर पर जाइए, मैं यहाँ पर आऊँगा। आर्य ने कहा, दादा, मैं भी यहीं रहूँगी। अनिकेत ने कहा, अपनी हालत देखो, घर जाओ, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तुम कल सुबह आ जाना, कल मुझे ऑफिस जाना है। राणा साहब ने कहा, मलिक और नायक बाहर हैं सिक्योरिटी के साथ, कुछ होगा तो वो यहीं होंगे। अनिकेत ने हाँ में सिर हिला दिया। राणा साहब, वरिष्ठ, वशिष्ठ और आर्या घर के लिए निकल गए। आर्या नहाकर बाहर निकली और अपने बिस्तर पर लेट गई। उसने आंखें बंद कर ली। उसे आहान की आंखें याद आने लगी। वो आंखें उसे देख रही थी जब उसे गोली लगी थी। आर्या ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी। आर्या ने खुद से कहा, नहीं आर्या, वेकअप, क्या सोच रही है तू? सो जा चुपचाप, यू नीड सम रेस्ट। इतना कहकर उसने सिरहाने ठीक किए और दोबारा सो गई। अधिराज अपने घर में था। उसे याद आ रहा था जब उसके सामने आहान ने आर्या को गले लगाया था और आहान को गोली लगी थी। अधिराज ने एकदम से उस तरफ देखा था जिस तरफ से गोली चली थी। अधिराज ने सोचते हुए कहा,
आइस। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उस आहान को मैंने कहीं देखा है, पर कहाँ कहाँ देखा है मैंने उसे, याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे। उसे देखते ही मुझे निगेटिव सा क्यों फील हुआ था। तभी दरवाजे की आवाज़ आई और सरकार अंदर आया। उसने अधिराज की तरफ देखा और फिर कहा, अरे तुम अभी तक सोए नहीं। अधिराज ने कहा, आपको राणा फैमिली के बारे में कुछ पता चला? सब ठीक है ना वहाँ पर? सरकार ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम उस राणा फैमिली के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? अधिराज ने सरकार की तरफ देखा तो सरकार ने गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ वो लोग ठीक है। वो लड़के ने गोली अपने ऊपर ले ली थी, वो भी ठीक है। अधिराज ने कहा, पापा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा है कहाँ। आपको भी ऐसा कुछ लग रहा है क्या? सरकार ने कहा, मैंने उस लड़के को कहीं नहीं देखा है। वैसे वो सत्येंद्र मिश्रा जो उनका फाइनेंस संभालता है, वो उसका भांजा है, विदेश में पढ़ा है, शायद वहीं कहीं देखा हो तुमने। अधिराज ने कहा, मे बी ओके, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर अधिराज चला गया। उसके जाते ही सरकार ने फोन निकाला और फिर एक फोन मिलाया। उधर से फोन पिक होते ही सरकार ने कहा, मेरे बेटे को शक हो गया है कि उसने उस लड़के को कहीं देखा है। इससे पहले उसे आहान के बारे में कुछ याद आए, आहान को कहो कि सब कुछ जल्द से जल्द खत्म करे। सामने से कुछ कहा गया तो सरकार ने कहा, ठीक है कहकर फोन काट दिया। अगली सुबह आर्या हॉस्पिटल आई तो आहान को जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। अनिकेत उसके कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। आर्या को देख ली अनिकेत ने कहा, तुम अकेली आई हो? आर्या ने सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ और वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन साइट पर चले गए और बाबा नायक के साथ दादा साहब से मिलने गए। मलिक बाहर है सिक्योरिटी के साथ। अनिकेत ने अंगड़ाई ली और कहा, ठीक है तुम यहाँ बैठो, जैसे ही इसे होश आता है मुझे फ़ोन कर देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, टेक केयर। इतना कहकर अनिकेत चला गया और आर्या आहान के सामने बैठ गई। दादा साहब के सामने राणा साहब बैठे थे। नायक साथ में खड़ा था। दादा साहब ने कहा, आर्या तो ठीक है ना? राणा साहब ने कहा, जी दादा साहब, आर्या ठीक है, आहान ने उसकी जान बचा ली है। साहब ने कहा, वो लड़का कौन है? राणा साहब ने कहा, वो सत्येंद्र का भांजा है, विदेश से पढ़कर आया है। दादा साहब ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। राणा साहब ने कहा, पर दादा साहब ने उसे टोकते कहा, राणा, हमारी पार्टी पिछले 10 सालों से सब इलेक्शन जीतती आ रही है, मगर हमारे पिछले विधायक के घोटाले की वजह से इस बार बहुत कम चांस है कि हम इलेक्शन जीते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार का इलेक्शन तुम लड़ो। भले ही हम गैंग लीडर हैं, मगर यहाँ के लोगों के लिए तुम भगवान से कम नहीं हो। राणा, एक बार तुम इलेक्शन जीत गए तो उन लोगों को फुल पावर के साथ रोक सकोगे। मेरी बात मानो और इलेक्शन में खड़े हो जाओ। राणा ने गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकले। राणा साहब आगे आगे चल रहे थे और नायक पीछे था। तभी नायक ने एक आदमी को दूसरे दरवाजे से अंदर जाते देखा। नायक चौंक गया। राणा साहब पीछे घूमे और उन्होंने नायक को आवाज दी। नायक ने राणा साहब की तरफ देखा तो राणा साहब ने कहा, क्या हुआ, तुम वहां क्यों खड़े हो? नायक ने सिर हिला दिया और राणा साहब की तरफ बढ़ गया। आर्या आहान की बगल में बैठी थी कि अचानक आहान अपना सिर इधर उधर हिलाने लगा। उसका चेहरा एकदम से पसीने से भर गया। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, आहान। आहान तड़प रहा था जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हो। आर्या ने उसकी छाती पर हाथ रख दिया और कहा, आहान। आहान ने उसका हाथ पकड़ा और एकदम से जाग गया। उसने आर्या को अपने सामने देखा और कहा, आर्या। उसने उठने की कोशिश की तो आर्या ने उसको उठने में मदद की। आहान ने उसकी तरफ देखा फिर कहा, क्या हुआ था? आर्या ने कहा, तुमने मेरे लिए गोली अपने ऊपर ले ली, तुम तब से बेहोश थे। आहान ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, जब मैं यहाँ आया था तब मामा जी ने कहा था कि अगर इस परिवार के लिए जान भी देनी पड़े तो पीछे मत हटना। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हारा ऊपर का माला खाली है क्या? सत्येंद्र अंकल ने तुम्हें लॉयल रहने के लिए कहा था, सच में, अपनी जान देने के लिए नहीं कहा था। यू स्केर्ड मी इडियट। आहा ने कहा, दैट मीन्स आई हैव बिकम योर फियर। आर्य ने उसकी तरफ देखा और फिर अपने हाथ की तरफ जो आहान ने पकड़ रखा था। आहान ने भी हाथ की तरफ देखा और फिर उसने आर्या का हाथ छोड़ दिया। आहान ने कहा, गोली चलाने वाले का कुछ पता चला? आर्य ने कहा, नहीं, सब उसे ढूंढ रहे हैं, हम भी, पुलिस वाले भी। आहान ने कहा, अगर वो तुम्हें मिल जाएगा तो क्या करोगी? आर्य ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, आई विल किल हिम। आहा ने अपना सिर हिलाते कहा, पता था मुझे कि तुम यही कहोगी। आर्य ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि
मुझे लोगों को मारने में मजा आता है। आई लव टू किल पीपल। आर्या ने कहा, इट्स इलीगल। आर्या ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। तभी आर्या का फोन बजने लगा। आर्या ने फोन देखा तो वशिष्ठ का फोन था। आर्या ने कहा, मैं अभी आती ही। आहान ने हाँ में सिर हिला दिया। आर्या बाहर चली गई। आहान ने उसके जाते ही पास रखे टेबल पर से अपना फोन उठाया और फोन मिलाया। फोन पिक होते ही आहान ने कहा, यह गोली चलाने का आइडिया किसका था? सामने से कुछ कहा गया तो आहान ने चिढ़कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस ये जानना है कि गोली क्यों चली और किसने चलवाई। सामने से फिर कुछ कहा गया तो आहान ने कहा, अगर आपने नहीं किया ये तो पता करिए किसने किया, पता करिए कि कौन मेरे शिकार पर हाथ डाल रहा है, जल्द से जल्द। इतना कहकर आहान ने फोन काट दिया और फिर सर पर हाथ रख लिया। तभी आर्या अंदर आई। उसने कहा, ओ डू यू हैव अ हेडेक? आहान ने मुस्कुराकर नाम में सिर हिला दिया। आर्या ने कहा, डॉक्टर आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर तुम लकी रहे तो कल तक डिस्चार्ज हो सकते हो। आहान मुस्कुरा दिया। आहान अगले 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहा। राणा फैमिली ने उसका बहुत ख्याल रखा, खासकर आर्या ने। वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में रही आहान के साथ। आहान को वापस घर लाया गया। आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ अब उसके साथ घुलने मिलने लगे हैं। आर्या और आहान एक दूसरे के करीब आने लगे थे। दोनों सुबह साथ में जॉगिंग जाते थे। आर्या ने आहान का उस वक्त तक पूरा ख्याल रखा जब तक आहान का जख्म भर नहीं गया। इसी बीच राणा साहब ने इलेक्शन का नामांकन भर दिया। जनता का रुझान देखते ही बनता था। राणा साहब की पूरी फैमिली नाश्ता कर रही थी। आहान भी वहीं बैठा था। अनिकेत ने राणा साहब से कहा, बाबा आपसे एक बात कहनी थी। राणा साहब ने उसकी तरफ देखा तो अनिकेत ने कहा, बाबा वो पंचगनी वाला प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। राणा साहब ने खुश होकर कहा, सच में? आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटे, कांग्रेचुलेशंस। अनिकेत ने कहा, पर इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे 1 महीने के लिए पंचगनी जाना होगा। सब चुप हो गए। राणा साहब ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, हम तुम्हारा वहां रहने का इंतजाम करवा देंगे। ये प्रोजेक्ट तुम्हारी मेहनत का फल है, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। अनिकेत मुस्कुरा दिया। फिर उसने वरिष्ठ और वशिष्ठ से कहा, तुम दोनों मेरे साथ ऑफिस चलोगे, मुझे तुम लोगों को काम बताना है। मैं 1 महीने के लिए यहाँ नहीं होऊंगा। आर्या ने एकदम से कहा, दादा बरसी की पूजा तो 3 दिन बाद है, आप उसके लिए तो आओगे ना? अनिकेत ने उसकी तरफ देखा और कहा, पता नहीं, पर तुम लोग हो ना। आई नो, तुम लोग सब संभाल लोगे। और हाँ, तुम आज मेडिकल हाउस जाओगे, वहाँ भी नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है जिसे बाबा साहब ने खुद शुरू किया है। सारी रिपोर्ट तैयार करके बाबा साहब को दे देना। आर्य ने सैल्यूट किया और कहा, यस बॉस। सब उसकी हरकत पर हंस पड़े। आहान बाहर आया तो आर्या बाइक लेकर खड़ी थी। आहान ने कहा, बाइक? बाइक तो बैन थी ना तुम्हारी? आर्य ने कहा, सिर्फ 1 महीने के लिए। आज 1 महीना पूरा हो गया। आहान ने बाइक की तरफ देखा तो आर्य ने कहा, तुम्हें डर लगता है बाइक पर? आहान ने एकदम से कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसने कहा? तभी राणा साहब बाहर आए और उन्होंने आर्या को बाइक के साथ देखा। उन्होंने पूछा, तुम बाइक पे जा रही हो? आर्य ने हाँ में सिर हिला दिया। राणा साहब ने आहान के कंधे पर हाथ रखा और एक गहरी सांस लेकर चले गए। आहान ने कहा, राणा साहब। तभी वरिष्ठ और वशिष्ठ बाहर आए। उन्होंने आर्या को बाइक पर देखा तो वरिष्ठ ने आहान को देखते हुए कहा, ऑल द बेस्ट, आई होप कि तुम झेल लोगे। इतना कहकर वो चला गया। वशिष्ठ ने आहान से कहा, गॉड सेव दिस चाइल्ड। इतना कहकर वो भी चला गया। आहान ने आर्या से कहा, ये सब क्या था? आर्या ने कहा, कुछ नहीं, वो सब मजाक कर रहे थे, तुम बैठो। इतना कहकर आर्या ने उसे स्पेयर हेलमेट दिया। आहान ने हेलमेट लगाया और बैठ गया। आर्या ने बाइक आगे बढ़ा दी। आहान ने आर्या के पेट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा हुआ था। हाईवे पर आर्या की बाइक की स्पीड 100 से ऊपर थी। आर्या ने मिरर व्यू में देखा तो आहान ने कसकर आंखें बंद की हुई थी। आर्या ने बाइक मेडिकल हाउस के बाहर रोक दी। आहान की आंखें अभी भी बंद थी और उसने आर्या के पेट को अभी भी कसकर पकड़ा हुआ था। आर्या ने उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और फिर कहा, आहान। आहान ने आंखें बंद रखते हुए कहा, हाँ। आर्या ने कहा, हम पहुंच गए। आहान ने एकदम से आंखें खोली और फिर इधर उधर देखते कहा, हम पहुंच गए? आर्या ने कहा, तुम कहो तो एक राउंड और लगा कर आए। आहान ने एकदम अपने हाथ हटाए और कहा, क्यों, मुझे मारना है तुम्हें? एक काम क्यों नहीं करती, किसी ट्रक के नीचे धक्का दे दो, वो आसान रहेगा। इतना कहकर वो हेलमेट निकालने लगा मगर उससे नहीं निकला। आर्या पीछे घूमी और उसने आहान का हाथ पकड़कर नीचे किया और हेलमेट का बकल निकाल दिया। आहान ने कुछ देर के लिए उसकी तरफ देखा, फिर एकदम से बाइक से उतर गया।
वो बोली मेडिकल हाउस के अंदर गए। आहान ने कहा तो तुम लोगों का हॉस्पिटल भी है? आर्य ने कहा ये बाबा का सपना है। इस मेडिकल हाउस के अंदर बाबा ने एक हॉस्पिटल खोला है, एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें गरीब स्टूडेंट्स को एडमिशन दी जाती है स्कॉलरशिप पर, 2 रिसर्च लैब हैं, इसलिए हम इसे मेडिकल हाउस कहते हैं। आहान ने कहा मैं फोटोज ले सकता हूँ? मैं पहली बार इतना बड़ा मेडिकल हाउस देख रहा हूँ। आर्या ने सिर हिला दिया। आहान ने फ़ोन निकाला और फोटो ले लिए। फिर उसने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा सेल्फी। आर्या ने कहा मैं फोटोज नहीं खिंचवाती, आई हेट टू बी क्लिक्ड। आहान ने सिर हिला दिया। उन दोनों ने पूरा मेडिकल हाउस घूमा, फिर बाहर आ गई। 2 दिन बाद आर्या की माँ, उसके भाई, अनिकेत के माँ बाबा और वरिष्ठ वशिष्ठ की माँ की वर्षी की पूजा थी। सब काम में लगे हुए थे। तभी नायक को किसी का फोन आया और वो बाहर चला गया। वरिष्ठ ने कहा यकीन नहीं होता कि पहली बार इस पूजा पर अनिकेत दादा हमारे साथ नहीं है। वशिष्ठ ने कहा उन्हें पंचगनी जाना क्या ज़्यादा ज़रूरी है? आर्या ने कहा अगर ज़रूरी नहीं होता तो दादा कभी नहीं जाते। तभी नायक अंदर आया। उसने राणा साहब के कान में कुछ कहा। राणा साहब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखकर उन्होंने कहा मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा। आर्या ने कहा पर बाबा पूजा? राणा साहब ने कहा तुम तीनों मंदिर पहुंचो, मैं सीधा वहीं मिलूंगा तुमसे। इतना कहकर राणा साहब मलिक और नायक को लेकर चले गए। वरिष्ठ ने कहा बाबा साहब को क्या हो गया? वशिष्ठ ने कहा पापा ने बाबा साहब के कान में कुछ कहा है, वो परेशान हो गए। कुछ बात तो है। उनके पीछे खड़े आहान ने उनसे छुपाकर एक टेक्स्ट टाइप किया और फिर एक नंबर पर सेंड कर दिया। आर्या ने गहरी सांस ली, फिर कहा हमें उन्होंने मंदिर जाने के लिए कहा है, चलो फिर उठाओ सामान। उन सब ने सामान उठाया और बाहर चले गए। आहान भी एक टोकरी उठाकर उनके साथ बाहर चला गया। अधिराज ने एक ठोक होटल के बाहर कार पार्क की और अंदर चला गया। अंदर उसके दोस्त उसका वेट कर रहे थे। थोड़ी देर की मस्ती के बाद एक दोस्त ने अधिराज से कहा तो अधिराज तुम्हारे और छोटे राणा साहब के बीच कुछ शुरू हुआ या फिर अब भी वो तुम्हें देखते ही तुम्हारा मुंह तोड़ने की धमकी देते हैं? सब हंसने लगे। अधिराज ने कहा वो लड़की टेढ़ी खीर है, बहुत गुस्सा है उसमें, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसे देखते ही मुझे कुछ हो जाता है। आई मिस हर बट आज उससे मिल भी नहीं सकता। आज उनके यहाँ बरसी की पूजा है। एक दोस्त ने कहा यार सारी मुंबई की लड़कियां तुझ पर मरती हैं और तू उसके पीछे पड़ा है जो तुझे घास भी नहीं डालती। ऐसा क्या है उस आर्या में? दूसरे ने कहा जब से आर्या ने इसे बचाया है तब से दीवाना है ये आर्या का। पहले वाले ने कहा आर्या ने अधिराज को बचाया था। दूसरे दोस्त ने कहा अरे याद नहीं तुझे जब हाई स्कूल में आर्मी स्कूल के लड़कों के साथ अधिराज का पंगा हो गया था? वो लोग तो इसे पीट डालते अगर आर्या बीच में ना आई होती। सब हंस पड़े। खुद अधिराज को भी उस किस्से को याद करके हंसी आ गई। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ खटका। उसने एकदम से कहा सिट, और वो उठ खड़ा हुआ। उसके दोस्तों ने उसकी तरफ देखा मगर वो कुछ पूछते अधिराज अपनी कार की तरफ भागा। उसने अपनी कार को तेजी से मोड़ा और हाईवे पर भगा दी। उसने फ़ोन निकाला और फिर छोटे राणा साहब को फ़ोन किया मगर फ़ोन लगा नहीं। अधिराज ने जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा और कहा डैम इट। आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ मंदिर की सीढ़ियों पर राणा साहब का इंतजार कर रहे थे। आर्या ने इधर उधर देखा और फिर कहा आहान कहाँ है? वरिष्ठ ने कहा वो मंदिर के अंदर है, उसने कहा कि वो तैयारियां देख लेगा। वशिष्ठ ने कहा ये तीनों कहाँ रह गए? आर्या ने राणा साहब को फ़ोन किया। उनके फ़ोन उठाते ही आर्या ने कहा बाबा कहाँ हो आप? राणा साहब ने कहा तुम्हारे सामने। उनके इतना कहते ही राणा साहब की कार मंदिर के सामने रुक गई। मलिक आगे की सीट से बाहर निकल आया। नायक ने दरवाजा खोला ही था कि अचानक पीछे से तेजी से एक ट्रक आया और उसने जोरदार टक्कर राणा साहब की कार को मार दी। आर्या के हाथ से फोन छूट गया और वो चिल्लाई बाबा। वरिष्ठ और वशिष्ठ कांप उठे। कार पलट चुकी थी। वो तीनों कार की तरफ भागे कि तभी ट्रक से 10-12 आदमी गन लेकर निकले और उन्होंने कार पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वरिष्ठ ने आर्या को एकदम से पीछे खींच लिया। वशिष्ठ ने अपनी गन निकाली और वो भी गोलियां चलाने लगा। राणा साहब के आदमी भी गन निकालकर शूट करने लगे। ट्रक से निकले आदमियों ने गोलियों की बौछार कार पर कर दी। नायक ने अधखुली आंखों से राणा साहब की तरफ देखा जो आधी बेहोशी में थे। तभी एक आदमी गन लेकर राणा साहब के सामने आ गया। नायक ने उस आदमी की तरफ देखा और वो पूरी तरह से राणा साहब के ऊपर लेट गया। उस आदमी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सारी गोलियां नायक की पीठ में घुस गई।
कार का ड्राइवर मर चुका था और मलिक भी घायल होकर एक तरफ पड़ा था। कुछ देर बाद वो सब आदमी वापस ट्रक में बैठे और चले गए। सब कार की तरफ भागे और उन्होंने कार से नायक और राणा साहब को निकाला। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने नायक को संभाला और आर्या राणा साहब का सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गई। उनके आदमी कार लेने के लिए भागे। वरिष्ठ ने नायक को हिलाया और कहा, पापा। नायक की आंखें बंद हो चुकी थी, उसका सारा शरीर गोलियों से छली था। वशिष्ठ ने वरिष्ठ के कंधे पर हाथ रखा और दोनों भाई सिसक उठे। राणा साहब ने अटकते हुए कुछ कहा। आर्या को कुछ सुनाई पड़ा तो उसने अपना कान राणा साहब के मुंह के पास किया। राणा साहब की गर्दन एक तरफ को हो गई और आर्या सुन्न पड़ गई। आर्या हॉस्पिटल में राणा साहब का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। राणा साहब के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उनके आसपास ढेर सारी मशीनें थी। दूसरी जगह शमशान घाट में वरिष्ठ और वशिष्ठ भरी आंखों से नायक की चिता को आग दे रहे थे। पूरी मुंबई में खबर थी। राणा इंडस्ट्रीज के मालिक राणा साहब पर हुए हमले के बाद पुलिस और सीबीआई ने राणा मेडिकल हाउस पर छापा मारकर कई इलीगल ड्रग्स और दवाइयां जब्त की हैं। गौरतलब है कि राणा साहब पर हुए हमले से पहले ही पुलिस को मेडिकल हाउस में चल रहे नशे के काले कारोबार की टिप मिल गई थी। पुलिस का कहना है कि राणा साहब ये दवाइयां इलीगल तरीके से देश के बाहर ट्रांसपोर्ट करवाते थे, जिसके चलते दूसरे स्मगलर ने उन पर हमला कर दिया। राणा साहब हमले के बाद कोमा में चले गए हैं। पुलिस ने मेडिकल हाउस अगली कार्रवाई तक सील कर दिया है। पूरी मुंबई में राणा साहब के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी। हालांकि कई लोग राणा साहब के सपोर्ट में भी थे। पुलिस ने राणा साहब के घर को भी पूरी तरह से छान मारा था। वरिष्ठ और वशिष्ठ हॉस्पिटल में राणा साहब के कमरे में आए। आर्या वहीं पर थी। वरिष्ठ ने कहा, आर्या, तू 4 दिन से यहीं है, कुछ खाया भी नहीं तूने, उठकर कुछ खा ले। आर्या ने कहा, कुछ पता चला? वशिष्ठ ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त रेड पड़ी। हमले वालों का कोई भी पता नहीं। आहान भी तब से लापता है। वरिष्ठ ने कहा, अनिकेत दादा का भी कुछ पता नहीं है, उनका फोन भी ऑफ आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं मगर तभी मलिक अंदर आया और उसने कहा, आर्या, अनिकेत। उन तीनों ने उसकी तरफ देखा तो मलिक ने कहा, टीवी पर। वरिष्ठ ने टीवी ऑन किया तो खबर आ रही थी, अभी तक की सबसे बड़ी खबर। राणा इंडस्ट्रीज के हायर माने जाने वाले अनिकेत भानुशाली ने अपना बयान एक प्राइवेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। उनका बयान चौंकाने वाला रहा। आइए डालते हैं एक नज़र। इतना कहकर उन्होंने अनिकेत का बयान दिखाना शुरू किया। टीवी पर अनिकेत के आते ही वशिष्ठ और वरिष्ठ चौंक उठे। अनिकेत के साथ सरकार बैठा हुआ था। अनिकेत ने कहा, वो कंपनी और वो घर मैं 1 महीने पहले ही छोड़ चुका हूँ। मैं पिछले 1 महीने पहले ही सरकार ठाकुर की कंपनी को बतौर शेयर होल्डर ज्वाइन कर चुका हूँ। मुझे हल्का सा अंदाजा था राणा मेडिकल हाउस में चल रहे नशे के बिजनेस का, पर मेरा शक सही निकला था। ये मुझे पता नहीं था। सरकार ने कहा, यह सच है कि अनिकेत भानुशाली का राणा साहब और उनके काले कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। अनिकेत और हमारी कंपनी ने 1 महीने पहले ही नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था। और वरिष्ठ ने टीवी बंद कर दिया। वशिष्ठ ने कहा, यह सब क्या हो रहा है? दादा, दादा हमें धोखा दे रहे हैं। वरिष्ठ ने कहा, धोखा दे नहीं रहे हैं, वो धोखा दे चुके हैं, इसलिए वो पंचगनी गए और तभी उनका फोन आ था। वशिष्ठ ने कहा, मतलब वो हमले के बारे में भी जानते थे? वशिष्ठ ने आर्या की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वरिष्ठ ने कहा, अब क्या करेंगे आर्या? तभी एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर से आया और उसने कहा, सर, बाहर एसपी आया है, वो आप लोगों से मिलने आए हैं, उसके साथ वकील भी हैं। वरिष्ठ ने कहा, उन्हें अंदर भेज दो। सिक्योरिटी गार्ड चला गया। वशिष्ठ ने कहा, वो जरूर आदविक राठौड़ होगा, सीबीआई ने उसी का अपॉइंट किया है हमारे मेडिकल हाउस के खिलाफ केस लड़ने के लिए। तभी आदविक राठौड़ अंदर आया। उसके पीछे एसपी अंदर आया, जिसे देखकर मलिक, वरिष्ठ और वशिष्ठ की आंखें बड़ी हो गईं। सामने आहान पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा था। वशिष्ठ ने कहा, आहान? आर्या पलटी और उसने आहान की तरफ देखा। वो खड़ी तो हो गई मगर उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आया। उसका चेहरा वैसे ही बेजान रहा। आहान ने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, एसपी अभयसिम्हा राठौड़, इस केस का इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज। आर्या बिना किसी भाव के खड़ी रही। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। आहान को अभयसिम्हा के रूप में देखकर वरिष्ठ, वशिष्ठ और मलिक हैरान थे, पर आर्या बिल्कुल शांत थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। ना उनमें गुस्सा था, ना कोई दर्द, ना कोई तकलीफ। वरिष्ठ ने कहा, आहान, ये सब तुम अभयसिम्हा?
अभय सिम्हा ने कहा, आहान बस एक झूठ था मिस्टर वरिष्ठ, जो आपके सामने है वो एक सच है। वशिष्ठ ने उसकी कॉलर पकड़ ली और फिर कहा, तुम भी उन सबके साथ मिले थे, मतलब हमने तुम्हें अपना दोस्त माना और तुमने। अभय सिम्हा ने अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहा, एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर की कॉलर पकड़ना कानूनी जुर्म है मिस्टर वशिष्ठ। अगर आप जेल नहीं जाना चाहते हैं तो खुद को काबू में रखना सीखिए। वशिष्ठ ने उसे घूरा और फिर उसकी कॉलर धक्का देकर छोड़ दी। वरिष्ठ ने कहा, क्यों आए हो तुम यहाँ? एडवोकेट आद्विक ने कहा, मेडिकल हाउस को सील कर दिया गया है क्योंकि मिस्टर अनिकेत भानुशाली ने कहा है कि उनका आपकी फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमें कुछ पेपर्स पर आपके साइन लेने होंगे। राणा साहब कोमा में हैं तो मेडिकल हाउस के ऑनर्स अब आप लोग हैं। साइन करिए यहाँ ताकि हम अगली कार्रवाई कर सकें। इतना कहकर उसने कुछ पेपर्स आगे बढ़ा दिए। वरिष्ठ ने पेपर लिए और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, आर्या। इतना कहकर उसने आर्या को पेपर देख ली। आर्या ने पेपर देख ली। उनके मुताबिक राणा मेडिकल हाउस पर इलीगल दवाइयां और स्मगलिंग का केस चलने वाला था। जब तक केस की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती मेडिकल हाउस सील रहने वाला था। आर्या ने जेब से पेन निकाला और बिना कुछ कहे साइन करके आदिक को पेपर वापस कर दिया। आदिक ने पेपर लिए और कहा, ठीक है, कोर्ट केस जैसे ही शुरू होगा यू विल बी इन्फॉर्म। अभय सिम्हा ने कहा, जब तक सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आप लोग इंडिया छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, अंडरस्टैंड? इतना कहकर उसने आर्या पर एक नज़र डाली। आर्या ने उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा और फिर राणा साहब के पास उनका हाथ पकड़कर बैठ गई। अभय सिम्हा और आद्विक बाहर निकल गए। आद्विक ने बाहर निकलकर कहा, दिस गर्ल आर्या, उसने तुम्हें देखकर एक बार भी रिएक्ट नहीं किया? अभय सिम्हा ने कहा, मैं खुद हैरान हूँ, बात बात पर वायलेंट हो जाने वाली लड़की आज इतनी चुप कैसे बैठी है? हाँ, अपने बाप के दम पर उसने बहुत कुछ कर लिया, अब शायद उसे अपनी हद मालूम चल गई है। आद्विक ने कहा, और हो सकता है कि ये तूफान से पहले की शांति हो। तुम जानते हो ना, बरसने वाले गरजते नहीं है। अभय सिम्हा ने उसके तरफ देखा और मुस्कुराकर चला गया। आद्विक भी उसके पीछे चला गया। वरिष्ठ ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर कहा, मतलब ये आहान नहीं, कमिश्नर राठौड़ का बेटा है, अभय सिम्हा। मलिक ने कहा, यह सत्येंद्र का भांजा नहीं है। वशिष्ठ ने कहा, तो ये खेल काफी टाइम से चल रहा है। अनिकेत दादा, ये अभय सिम्हा, सब बस एक खेल खेल रहे थे। वशिष्ठ ने फिर आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, आर्या अब क्या करेंगे? अब बस हम बचे हैं। आर्या ने कुछ नहीं कहा और बस राणा साहब की तरफ देखती रही। मेडिकल हाउस पर लगे इल्जाम ने पूरे मुंबई में खलबली मचा दी थी। कुछ लोग बस इसी मौके के इंतजार में थे। उन्होंने राणा साहब के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया। हालांकि कुछ लोग अभी राणा साहब के वफादार थे, जिनमें से एक था बलवीर। वो हॉस्पिटल में राणा साहब से मिलने आया। बलवीर ने वरिष्ठ से कहा, मैंने सत्येंद्र का पता लगाने के लिए कहा है अपने लोगों को, बहुत जल्द हम पता कर लेंगे कि वो कहाँ पर है। फिर उसने आर्या की तरफ देखा और कहा, मैंने अनिकेत से भी मिलने की कोशिश की मगर वो सरकार के वीआईपी होटल में ठहरा हुआ है। उसने ऐसा क्यों किया ये तो बस वही बता सकता है। वरिष्ठ ने कहा, आर्या को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है बलवीर अंकल, बाबा साहब के साथ वो भी सुन्न हो गई है। वशिष्ठ ने गहरी सांस लेकर कहा, हमने बहुत कोशिश की कि वो यहाँ से बाहर जाए पर वो बाबा साहब को कहीं पर भी अकेला छोड़ना नहीं चाहती है। बलवीर ने आर्या के सिर पर हाथ फेरा और कहा, आर्या तुम्हें खुद को संभालना सीखना होगा बेटे, अब सब तुम्हें ही संभालना है। तभी कुछ आदमी अंदर आए तो सब पलट गए। आर्या और बाकी सब पलटे तो वो दादा साहब के आदमी थे। दादा साहब अंदर आए तो आर्या के अलावा सब खड़े हो गए। दादा साहब के सामने सबने सिर झुका लिया। आर्या को देखकर दादा साहब अंदर आए और उन्होंने आर्या के सिर पर हाथ फेरा। आर्या ने कुछ नहीं कहा। दादा साहब ने कहा, राणा को ऐसे देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैंने क्यों नहीं राणा पर ध्यान दिया? हम सबके सामने राणा के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश होती रही और हमें अंदाजा तक नहीं। वरिष्ठ ने कहा, दादा साहब आपकी क्या गलती है? हमने खुद ही गद्दारों को घर में जगह दी थी। दादा साहब ने कहा, हाँ, अभय सिम्हा के बारे में पता चला मुझे। कमिश्नर राठौड़ का कहना है कि ये एक अंडरकवर मिशन था और अभय सिम्हा एक अंडरकवर ऑफिसर। उनका कहना है कि कुछ समय पहले राणा मेडिकल हाउस से कुछ दवाइयाँ ट्रांसपोर्ट हुई थी जिन्हें सीबीआई ने पकड़ लिया था, इसी वजह से उन्होंने ये केस चलाया। वशिष्ठ ने कहा, सब झूठ है दादा साहब, बाबा साहब को फंसाया जा रहा है।
दादा साहब ने कहा, ये मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, मगर बाहर वालों के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने आर्या की तरफ देखा और कहा, आर्या की हालत मुझे ऐसी नहीं लगती है कि मैं उसे कुछ कह सकूं। कल मैंने एक मीटिंग रखी है। मैंने सरकार को कहा है कि वो अनिकेत को लेकर आए। मलिक, वशिष्ठ और वरिष्ठ, तुम तीनों वहां पर आ जाना। हम अनिकेत को समझाने की कोशिश करेंगे। बलबीर, तुम भी मौजूद रहना। बलबीर, वशिष्ठ, वरिष्ठ और मलिक ने सिर हिला दिया। दादा साहब ने राणा साहब की तरफ देखा और फिर चले गए। अगले दिन वरिष्ठ, वशिष्ठ, मलिक और बलबीर मीटिंग में पहुंचे। अनिकेत सरकार के साथ बैठा हुआ था। उसके साथ विनायक भी बैठा था। वो चारों भी बैठ गए। दादा साहब ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अनिकेत बेटे, हम। अनिकेत ने दादा साहब को टोकते हुए कहा, दादा साहब, मैं जानता हूँ आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपको सब खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। वरिष्ठ ने गुस्से में कहा, क्या एक्सप्लेन करेंगे आप दादा? यही कि किस तरह आपने हमें धोखा दिया, किस तरह आपने हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया। जिस इंसान ने आपको पाल पोस कर इस काबिल बनाया, उसी इंसान को आपने। अनिकेत ने उसे टोकते हुए कहा, उसी इंसान की वजह से मैंने अपने माँ बाप को खोया है, समझे तुम? सरकार और विनायक के अलावा सब हैरान होकर अनिकेत को देखने लगे। अनिकेत ने कहा, राणा साहब ने हमेशा अपनी मनमर्जी की, कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। पर मेरे माँ बाबा की क्या गलती थी? सिर्फ इतनी कि मेरी माँ उनकी बहन थी। अपनी जिद में आकर उन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। पर मेरा परिवार भी उनके दुश्मनों ने खत्म कर दिया। मैंने बस अपने माँ बाबा की मौत का बदला लिया है। वशिष्ठ ने कहा, आप जानते हैं दादा, बाबा साहब को हमेशा इस बात का अफसोस रहा है। और अनिकेत ने कहा, उनके अफसोस करने से क्या हो गया? मेरे माँ बाबा वापस आ गए? नहीं ना। और तुम लोग उस इंसान की तरफदारी कर रहे हो जिसकी वजह से सालों पहले तुमने अपनी माँ को खोया था और अब अपने पापा को भी खो दिया तुमने। वशिष्ठ ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और कहा, अपनी हद में रहो अनिकेत भानुशाली, वरना मैं भूल जाऊंगा कि कभी हमारा भी रिश्ता हुआ करता था। दादा साहब ने कहा, सब शांत हो जाओ, एक दूसरे पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सरकार ने कहा, दादा साहब, इन बच्चों को शांत करवाइए। शायद ये भूल रहे हैं कि अब इन्हें बचाने के लिए राणा साहब मौजूद नहीं है। वरिष्ठ ने उसे घूरते हुए कहा, राणा साहब के ना होते हुए भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है सरकार कि तुम हमें हाथ लगा सको। तुम जानते हो ना, आर्या तुम लोगों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। विनायक ने कहा, वो भी तो राणा का खून है। बेवकूफ है वो लड़की, बेचारी चुप करके बैठ गई है अपने बाप के मरने के इंतजार में। वशिष्ठ ने कहा, राणा साहब के अलावा उसके अंदर आई साहब का भी खून है। शायद तुम भूल रहे हो, विनायक के 25 साल पहले जब तुम लोगों ने राणा साहब को जेल भेज दिया था, तब आई साहब ने तुम लोगों को क्या हाल किया था। आर्या की सिर्फ शक्ल आई साहब पर नहीं गई है, वो खुद भी आई साहब की तरह है। विनायक चुप कर गया। सरकार ने कहा, मरे हुए लोगों की धमकियों से हम नहीं डरते। वरिष्ठ ने कहा, मरे हुए लोगों की धमकियां हम दे भी नहीं रहे, पर याद रखना, राणा साहब पर कोई भी मुसीबत आई तो आई साहब का खून खौल उठेगा, और इस वक्त वो खून आर्या की रगों में है। इतना कहकर उसने दादा साहब की तरफ देखा और फिर कहा, इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं है दादा साहब, हम चलते हैं। अब जो भी होगा डंके की चोट पर होगा। इतना कहकर वरिष्ठ ने वशिष्ठ की तरफ देखा और वो दोनों खड़े हो गए। अनिकेत ने एकदम कहा, लड़ाई छेड़कर तुम राणा साहब की गलती दोहरा रहे हो। तुम मानो या ना मानो, पर मैंने तुम तीनों को दिल से अपने छोटे भाई बहन माना है, इसलिए कह रहा हूँ, अपने कदम खुद पीछे हटा लो। वरिष्ठ ने कहा, हमारा कोई बड़ा भाई नहीं है अनिकेत भानुशाली, हम सिर्फ 3 भाई बहन हैं और हम 3 ही तुम लोगों के लिए काफ़ी हैं। इतना कहकर वरिष्ठ निकल गया। वशिष्ठ और मलिक भी उसके पीछे चले गए। दादा साहब ने गहरी सांस ली। विनायक, सरकार और अनिकेत बाहर निकले। विनायक ने कहा, आर्या के आई साहब की याद करवा गया बेवकूफ। आज भी मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो रूह कांप उठती है मेरी। अनिकेत ने कहा, ऐसा भी क्या किया था आई साहब ने? सरकार ने कहा, कहने को तो राणा साहब की पत्नी ही थी सुनंदा, पर राणा साहब से कहीं ज्यादा खतरनाक दादा साहब की मुंह बोली बहन, दादा साहब की भी टांग देती थी। इतना कोई राणा और दादा साहब से नहीं डरता था जितना सुनंदा से डरते थे। अनिकेत ने कहा, पर आई साहब मर चुकी हैं और मरे हुए लोगों को कब्र में ही रखना चाहिए।
रास्ते अब साफ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर उसने अपने सेट्स लगाए और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सरकार और विनायक भी उसके पीछे चले गए। आर्या राणा साहब के कमरे से बाहर आई। वो चाय की मशीन के आगे रुकी और उसने गिलास में चाय भरी। चाय भरकर वो जैसे ही पलटी, अधिराज उसके सामने खड़ा था। उसने अधिराज की तरफ देखा तो अधिराज ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरूरी है। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली। आर्या और अधिराज राणा साहब के कमरे में बैठी हुई थी। अधिराज ने कहा, जितना मैं इन दिनों में पता कर पाया हूँ, मैंने तुम्हें बता दिया। ये सब जो भी हुआ वो सब बहुत पहले से प्लान था। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, जो भी तुमने मुझे बताया वो सब मुझे पता था। अधिराज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें पता है, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। आर्या ने कहा, सही वक्त का इंतजार है मुझे। फिलहाल मैं ये देख रही हूँ कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। आर्या ने अधिराज की तरफ देखा और फिर कहा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। अधिराज ने आर्या की तरफ देखते हुए कहा, जो भी हुआ वो गलत हुआ। मैंने कभी तुम्हारा या राणा साहब का बुरा नहीं चाहा। और कहते हुए अधिराज चुप हो गया। आर्या ने कहा, और अधिराज ने कहा, पता तो है तुम्हें, आई लव यू। आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अधिराज ने कहा, मुझे पता है कि मुझ पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, पर यकीन मानो, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। आर्या ने सिर हिला दिया। एक हफ्ते बाद राणा साहब को लेकर वो सब घर आ गए। राणा साहब को उन्हीं के कमरों में लिटा दिया। राणा साहब की तरफ देखते हुए आर्या ने एक गहरी सांस ली। तभी उसे कुछ शोर सुनाई दिया। वो हॉल की तरफ बढ़ी। वरिष्ठ ने सत्येंद्र की कॉलर पकड़ी हुई थी और वो उस पर चिल्ला रहा था। आर्या ने कहा, वरिष्ठ। उन सब ने आर्या की तरफ देखा। आर्या ने कहा, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो सत्येंद्र अंकल को। वरिष्ठ ने सत्येंद्र को छोड़ दिया। वशिष्ठ ने कहा, आर्या, ये भी उन सबसे मिले हुए हैं और अब यहाँ आकर माफी मांगने का ढोंग कर रहे हैं। आर्या ने सत्येंद्र की तरफ देखा तो सत्येंद्र हाथ जोड़कर घुटनों के बल जा गिरा। उसने कहा, यह सच है कि वो मेरा भांजा नहीं था, पर मैं भी क्या करता। मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी। उन्होंने उस हालत में मेरे दामाद और मेरी बेटी को किडनैप कर लिया था। मैंने इसलिए उनका साथ दिया, पर मुझे सच में पता नहीं था कि वो राणा साहब के साथ ऐसा कुछ करेंगे। आर्या ने सत्येंद्र को उठाया और कहा, अंकल, मुझे पता है आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, आप माफ़ी मत मांगिए। वशिष्ठ ने कहा, आप हमसे एक बार तो बात करते। सत्येंद्र ने कहा, उन लोगों ने धमकी दी थी कि वो मेरी बेटी और मेरे दामाद को मार डालेंगे। आर्या ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अंकल, जो हो गया सो हो गया। अगर आप सच में अपनी गलती सुधारनी है तो आपको हमारी बात माननी होगी। सत्येंद्र ने उसकी तरफ देखा तो आर्या मुस्कुरा दी। 1 महीना बीत गया। आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ घर से बाहर नहीं निकले थे। उन तीनों ने ना कोई मीटिंग अटेंड की थी, ना किसी रिपोर्टर को कोई इंटरव्यू दिया था। मेडिकल हाउस का केस अभी भी चला हुआ था, मगर उन तीनों ने उसके बारे में कोई बयान नहीं दिया था। एसआर सिक्योरिटी और एसआर कंस्ट्रक्शन भी एम्प्लॉय के भरोसे पर चल रहा था। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी। आज फैसला होने वाला था कि अगला चेयरपर्सन कौन बनेगा कंपनी का। करीब करीब सभी मान बैठे थे कि कंपनी को सरकार की कंपनी में मर्ज करके अनिकेत को चेयरपर्सन बना दिया जाए। इसलिए अनिकेत और सरकार भी मीटिंग में शामिल हो रहे थे। अगर आज भी वरिष्ठ और वशिष्ठ या आर्या मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं तो चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। सब मीटिंग में पहुंच चुके थे जब वरिष्ठ, वशिष्ठ और आर्या की बाइक ऑफिस के बाहर रुकी। उन तीनों ने अपने हेलमेट हटाए तो सारे रिपोर्टर उनकी तरफ लपक गए। ऐसा सिक्योरिटी गार्ड्स ने सारे रिपोर्टर को रोक दिया। वो तीनों अंदर चले गए। मीटिंग हॉल में सब बैठ चुके थे। तभी दरवाजा खुला तो सब चौंक उठे। अनिकेत भी हैरान हो गया। आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ अंदर आ गए। उन तीनों ने सरसरी सी नजर डाली और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। मित्तल और बाकी सब उन लोगों को घूर रहे थे। कंपनी के सीईओ ने कहना शुरू किया, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राणा साहब के कोमा में जाने के बाद कंपनी को एक लीडर की जरूरत है, एक चेयरपर्सन की। फिलहाल कंपनी की हालत मेडिकल हाउस पर लगे इल्जाम के बाद काफ़ी खराब है। इसलिए हम सबको ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कंपनी को इस सब हालात में संभाल सके। मित्तल ने कहा, इनमें सोचने की क्या बात है। चेयरमैन हम सिर्फ अनिकेत को ही बनाएंगे। इस वक्त कंपनी की हालत सही नहीं है। अगर इस वक्त हमने कंपनी को सरकार की कंपनी में मर्ज नहीं किया तो हम सब डूबेंगे। अनिकेत ने सही फैसला किया और सरकार की कंपनी ज्वाइन कर ली। अब हम सबको भी यही करना चाहिए। मित्तल की बात पर सबने हाँ में सिर हिला दिया। अनिकेत ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मित्तल साहब, पर
और भी हैं जो इस कुर्सी पर हक रखते हैं। मित्तल ने कहा, तुमसे बेहतर इस कंपनी को कोई नहीं संभाल सकता। और कौन है जो तुमसे बेहतर है? ये 24 साल की लड़की जो 1 महीने से अपने कोमा में पड़े हुए बाप के बहाने से घर में छुपी हुई है, ये संभालेगी इस कंपनी को? बलबीर ने कहा, मित्तल क्या बकवास कर रहे हो तुम? मित्तल ने कहा, अगर कुछ गलत कहा है हमने तो पूछ लो सबसे, कुछ गलत है तो। सब मित्तल की बात में हामी भरने लगे। अनिकेत ने मुस्कुराकर आर्या की तरफ देखा। आर्या का चेहरा खाली था, उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। मित्तल ने कहा, तो फैसला तो हो ही चुका है, कंपनी को मर्ज करो और अनिकेत को चेयरपर्सन बनाओ। सबने हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। तभी आर्या खड़ी हो गई। उसे देखकर सब हैरान हो गए। आर्या ने कहा, चेयरमैन का फैसला लेने से पहले आप सबको हमें भी एक मौका तो देना चाहिए ना। इट्स अ रूल। मित्तल ने कहा, बच्चों को मौका देकर हम डूबना नहीं चाहते। अगर अनिकेत को चेयरमैन नहीं बनाया गया तो हम सब अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे और कंपनी छोड़ देंगे। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल छोड़ सकते हैं आप, पर ये मत भूलिए मित्तल साहब कि अभी भी इस कंपनी के 60% शेयर मेरे नाम पर है। तो अगर मैंने अपने शेयर का यूज़ कर लिया तो आप सब कहीं नहीं रहेंगे। सब आर्या की बात पर चुप कर गए। आर्या ने फ़ोन किया और कहा, अंदर आ जाइए। दरवाज़ा खुला और सब फिर से हैरान हो उठे। सत्येंद्र फाइल्स उठाकर अंदर आया। उसने फाइल्स आर्या को दी और बलबीर के पास जाकर बैठ गया। आर्या ने कहना शुरू कर दिया, कंपनी को लेकर आप सबके फैक्ट अलग हैं। पहली बात, मेडिकल हाउस पर चल रहे केस का इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अभी भी हमारी सेलिंग रेट 72% है, एवरेज से कहीं ज़्यादा। इतना कहकर उसने वरिष्ठ की तरफ देखा। वरिष्ठ ने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया। आर्य ने कहा, हमारी बनाई बिल्डिंग में लोग अभी भी उतना ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पिछले 1 महीने में हमारी बनाई बिल्डिंग फुल सेल पर गई है और अंडर इंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी लोग इंटरेस्टेड हैं। हम अभी भी टॉप 5 में हैं। सब शांत होकर आर्या को सुन रहे थे। आर्य ने कहा, एसआर सिक्योरिटी अभी भी नंबर 1 पर है। इस सिक्योरिटी की डिमांड अभी भी उतनी ही है और दोनों कंपनी का टर्नओवर 700 करोड़ है। सरकार की कंपनी से 400 करोड़ ज़्यादा। फिर हम उनकी कंपनियों में अपनी कंपनी को मर्ज क्यों करें? सब में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। आर्य ने कहा, जहाँ तक मेडिकल हाउस की बात है तो हम केस लड़ेंगे क्योंकि हम सही है। मेडिकल हाउस को हम वापस वहीं लेकर आएंगे। मित्तल ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इतनी सी उम्र में अनिकेत से बेहतर कंपनी संभाल लोगी? आर्या हंसी और बोली, उन्होंने कंपनी संभाली। जब कंपनी को उनकी ज़रूरत थी तो वो भागकर सरकार के पास छुप गए। कल को अगर फिर कोई मुसीबत आई और उन्होंने आपको छोड़ दिया फिर से, तब आप क्या करेंगे? अनिकेत का चेहरा फीका पड़ गया। आर्य ने कहा, जहाँ तक छोटी उम्र की बात है तो बाबा ने तब ये कंपनी शुरू की जब वो 22 की थी। मैं तो फिर भी 24 की हूँ। सब अब आर्या की हाँ में हाँ मिलाने लगे। मित्तल ने कहा, मुझे अनिकेत पर ज़्यादा भरोसा है। अगर वो इस कंपनी में नहीं होगा तो मैं भी नहीं रहूँगा। आर्य ने कहा, बिल्कुल, आप जाना चाहते हैं तो आप कंपनी को छोड़कर जा सकते हैं, पर पहले कंपनी का कर्ज तो चुका दीजिए। मित्तल और बाकी सबने उसे हैरानी से देखा तो आर्य ने फाइल को देखते हुए कहा, 1 महीने में मैं अपने कोमा में पड़े हुए बाप के पीछे नहीं छुपी थी, पर आपकी हरकतों को देख रही थी। आपने मित्तल साहब और 6 और शेयर होल्डर्स ने कंपनी अकाउंट से अपने शेयर अमाउंट से ज़्यादा पैसे निकाला है, उसका क्या? मित्तल और अनिकेत हैरान हो उठे। आर्य ने कहा, 7 शेयर होल्डर्स ने कंपनी अकाउंट से पैसा निकाला है, अपने शेयर अमाउंट से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, मित्तल साहब, आपके शेयर की वैल्यू 150 करोड़ थी, पर आपके अकाउंट में कंपनी अकाउंट से 270 करोड़ रुपए गए हैं, यानी कि 120 करोड़ रुपए ज़्यादा। बाकी की 6 होल्डर्स के अकाउंट में शेयर वैल्यू से ज़्यादा पैसे गए हैं और सारी ट्रांजैक्शन अनिकेत भानुशाली ने की है, पर वो तो कंपनी 3 महीने पहले ही छोड़ चुके थे। फिर भी आपने उनके अप्रूवल को यूज़ किया और कंपनी अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे निकाले। इस बारे में आपका क्या कहना है? मित्तल और बाकी शेयर होल्डर्स चुप रह गए। अनिकेत भी चुप हो गया। आर्य ने कहा, क्योंकि आप सब अपने इन्वेस्टमेंट को यूज़ कर चुके हैं और कंपनी का आप सब पर कर्ज है, तो आप सबका वोट चेयरमैन के लिए कोई मायने नहीं रखता है। दूसरी बात, आप सबको इस कंपनी से मैं खुद निकाल रही हूँ। आपके पास 1 महीना है। 1 महीने में कंपनी के पैसे वापस करिए और कंपनी से दफा हो जाइए। सबने हैरान से आर्या की तरफ देखा जो अपनी बाजू लपेटकर पूरी विश्वास से सामने खड़ी थी।
अब आगे क्या मोड़ लेगी कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।